जिसने कभी गलती नहीं की, अर्थात उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए नया करते रहे, गलतियां होती रहती हैं। सभी आदरणीय अभिभावकगण, मेरे सभी साथी सहयोगी और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग और नवोदय क्रांति परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के इतिहास में से पाठ नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 5 और सबसे इम्पोर्टेंट भाग करेंगे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इटली का एकीकरण, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठकर आएंगे जो आज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको इनको फिर पढ़ने के लिए वो मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी अगर जो आप किताब में से करते। तो आइए शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण। सबसे पहले हम समस्याएं देखेंगे कि इटली के साथ ऐसी क्या समस्याएं थी कि उसका एकीकरण करना पड़ा। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और इन 7 राजघरानों में से केवल सार्डिनिया पिडमांट ही ऐसा एक राज्य था जहां इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, दक्षिणी भाग जो था स्पेन के बुर्गों के अधीन था। इवन के पूरे इटली राज्य में इटालवी भाषा ने साझा रूप भी हासिल नहीं किया था। एक छोटी सी इसके साथ जुड़ी हुई कहानी भी आपको बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले हम इटली के एकीकरण से पहले की राज्य देखते हैं। ये है कि वही सार्डिनिया, अर्थात वही सार्डिनिया पिडमांट एरिया जहां पर क्या था, इटालवी राजघराना था। बाकी ये लॉम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मेडोना, टस्कनी, ये जो थे वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन थे और ये पोप के अधीन थे, ये स्पेन के बुर्गों के अधीन थे और ये पेपल राज्य, ये रोम, इस प्रकार से ये 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक, सेवाई, सार्डिनिया, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये पोप के अधीन था और ये स्पेन के बुर्गों के अधीन। अब हम किरदारों की बात करते हैं। इटली के एकीकरण में हम 4 किरदारों की बात करेंगे। चारों का रोल अद्भुत है, अद्भुत। सबसे पहले हम बात करेंगे जूसेप्पे मेज़्ज़नी की। ये इटली का एक महान क्रांतिकारी था जो इटली के एकीकरण का कर्णधार बना। इसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और जब ये 24 वर्ष का था तो लिगुरिया में क्रांति के कारण इसको बहिष्कृत कर दिया गया था। इसने 2 भूमिगत संगठन भी बनाए थे, एक यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप। इसके विचारधारा के अनुसार ईश्वर की मर्जी से ही राष्ट्र बनते हैं और राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। तो इटली क्यों छोटे छोटे राज्यों में बट के रहे? उसके अनुसार इटली का एकीकरण करना ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसको देखम देख जो काम जूसेप्पे मेज़्ज़नी कर रहा था, अन्य देशों ने भी अपने गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए और इस बात को देखते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जूसेप्पे मेज़्ज़नी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। अर्थात जैसी व्यवस्था हम बनानी चाहते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था हम लगानी चाहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर हम बात करेंगे गैरिबाल्डी की। प्यारे बच्चों देखिए, कमाल की बात, कोइंसिडेंस कहेंगे इसे, कि गैरिबाल्डी का नाम भी जूसेप्पे गैरिबाल्डी जैसे जूसेप्पे मेज़्ज़नी था। इसका भी जन्म 1807 में ही हुआ था। इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर नाम जो है वो गैरिबाल्डी का है। इसका संबंध व्यापारिक परिवार से था और ये खुद नौसेना में नाविक के रूप में काम करने लगा। 1833 में यंग इटली से ये जुड़ जाते हैं और 1848 तक इन्हें निर्वासन में रहना पड़ता है क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे विद्रोहों में भाग लिया और फिर इन्हें अमेरिका भागना पड़ा।
1854 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय से मिलते हैं। विक्टर इमैनुअल द्वितीय कौन है? ये चौथे किरदार होंगे। ये वही हैं जो एकीकृत इटली के शासक बनते हैं। उनसे उनको ये समर्थन दे देते हैं कि मैं आपको इटली के एकीकरण करने के लिए पूर्णतः सहयोग दूंगा। फिर आता है गैरिबाल्डी ने 1860 में एक्सपेडिशन ऑफ 1000 का नेतृत्व किया। मतलब उन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन में दक्षिण इटली की तरफ बनाया था संगठन 1860 में के 1000 लोग लिए, उनका नेतृत्व किया ताकि दक्षिण इटली को स्वतंत्र करवाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे इस अभियान में स्वयं सेवक बढ़ते गए, उनकी संख्या 30,000 तक हो गई। फिर ये रेड शर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बहुत बार आता है कि रेड शर्ट का संबंध किससे है? जूसेप्पे गैरिबाल्डी से। 1867 में पेपल राज्यों से लड़ने रोम जाने में उन्हें कोई सफलता हाथ ना लगी, लेकिन वो अपना अभियान जारी रखे हुए थे। 1870 में प्रशा से युद्ध और फ्रांस का रोम से सैनिक हटा लेने पर पेपल और रोम दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं और गैरिबाल्डी को बड़ी सफलता हाथ लगती है और इटली का एकीकरण हो जाता है। अब हम बात करेंगे काबुल की। ये तीसरा बड़ा किरदार है। काबुल जो है वो सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय के मंत्री प्रमुख थे। इन्होंने इटली को एकीकृत करने के लिए आंदोलन भी चलाया, परंतु ना तो ये क्रांतिकारी थे, ना ये जनतंत्र में विश्वास रखते थे, लेकिन एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था कि इटालवी से ज्यादा अच्छी फ्रेंच भी बोल लेते थे। इन्होंने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि कर ली और उसी संधि की वजह से ये 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को हरा पाए और बस वहीं से इटली के एकीकरण जो है वो आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन किरदारों के चित्रों की, ताकि हम उन्हें आसानी से पहचान पाए। तो बताइए बच्चों, ये कौन है? देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि कितने कूटनीतिज्ञ होंगे, और ये कोई क्रांतिकारी भी नहीं लग रहे, ये जनतंत्र में विश्वास करने वाले भी नहीं लगते। एग्जैक्टली ये जोसेपे ये काउंट दे कैमुले, काउंट कैमरी द कैबुर, अर्थात ये मंत्री प्रमुख हैं सार्डिनिया पिडमांट इलाके के। दूसरे बताइए कौन है? ये जूसेप्पे मैक्सनी, इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी। फिर तीसरे नंबर पे यस, हम बड़ी आसानी से रेड शर्ट से इन्हें पहचान सकते हैं कि ये जूसेप्पे गैरिबाल्डी हैं। ये रेड शर्ट पहना करते थे, इनके संगठन का नाम भी रेड शर्ट था। और चौथे नंबर पे कौन रह गए? चौथे नंबर पर इटली के एकीकृत इटली के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो इस प्रकार से ये चार अलग अलग किरदार हैं। ये काबुल है, ये गैरिबाल्डी है, ये हमारे मेस्नी है, और ये कौन है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इटली के एकीकरण में इन चारों का बहुमूल्य योगदान रहा। तो लीजिए एक बार फिर से अपने इटली के नक्शे पर ध्यान देते हैं। ये सार्डिनिया पिडमांट है, और ये लंबार्डी एरिया जो कि ऑस्ट्रिया के अधीन, फिर ये परमा, मोडेना, टस्कनी ये पोप के अधीन, और फिर यहाँ पर ये बुर्बो के अधीन, और यहाँ पर ऐसे इनका एकीकरण जो है करके पूरा इटली बनाया गया। शुरू करें। 1848 में पिडमांट सार्डिनिया का राज्य का जो केंद्र है वो इटली बन जाता है। काउंट वहां के मंत्री प्रमुख बन जाते हैं, और काउंट कैमिलो दे काबुर ने अपने आंतरिक सुधारों से सार्डिनिया पिडमांट की स्थिति बहुत मजबूत कर दी, और वो बड़े बड़े देशों की पंक्ति में आकर खड़े हो गए।
फिर काबुल ने 1859 में फ्रांस से संधि कर ली और संधि करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। जैसे ही वो सार्डिनिया पिडमांट में जाते हुए ऑस्ट्रिया को हराते हैं तो वो लोम्बार्डी को अपने इलाके में, अपने राज्य में मिला लेते हैं। उसी समय इटली की जनता जो मध्य भारत में पोप के अधीन थी, मध्य इटली में पोप के अधीन थी, वो विद्रोह कर देती है। परमा, मोडेना, टस्कनी के शासकों को देश छोड़कर भागना पड़ता है और उस सारे राज्यों को भी सार्डिनिया पिडमांट में मिला दिया जाता है और जनमत संग्रह भी करवाया जाता है। इसमें सभी लोग जो हैं वो सार्डिनिया पिडमांट में शामिल होने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। फिर है इटली के एकीकरण का तीसरा भाग। देखिए, लंबार्डी और मध्य इटली के भाग शामिल हो चुके हैं, उसमें मिल चुके हैं। अब तीसरा चरण शुरू होता है जब गैरीबाल्डी सिसिली और पेपल्स पर अधिकार कर लेता है। विक्टर इमैनुअल ने पोप के 2 राज्यों पर अधिकार कर लिया। गैरीबाल्डी ने कहा कि आप इन पर राज कीजिए, शासन कीजिए और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित कर देता है। प्यारे बच्चों, अभी एकीकरण हुआ नहीं है, लेकिन 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित कर दिया जाता है। उस समय रोम और वेनेशिया इटली से बाहर थे, ये दोनों अभी शामिल नहीं हुए थे। बाकी सभी राज्य जो थे वो इटली में शामिल हो चुके थे। 1866 में वेनेशिया पे अधिकार कर लिया जाता है और 1871 को रोम स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पर हुआ क्या था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में फ्रांस को रोम को छोड़ना पड़ता है और जैसे ही रोम को फ्रांस छोड़ता है तुरंत वो रोम स्वतंत्र माना जाता है और उसको भी इटली में शामिल करके संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दिया जाता है 1871 में और इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा होता है 1871 में। अब देखिए कि कौन कौन सी जगहें कब कब इटली में शामिल हुई। 1858 में सार्डिनिया पिडमांट है ही था, फिर उसके बाद ये यहाँ पर लंबार्डी, यहाँ पर मध्य इटली के इलाके ये शामिल कर लिए गए। फिर ये सिसिली, 2 सिसिली का इलाका ये भी शामिल कर लिया गया। फिर ये वेनेशिया का 1866 में शामिल किया गया। फिर 1870 में रोम जो है वो स्वतंत्र होता है और 1871 को उसको भी इटली में शामिल करके और फिर वहां पर उसे राजधानी बना दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इन सन की मदद से हम आसानी से इटली का एकीकरण समझ सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। तो मुझे आशा है कि मैं अब आपको समझाने में कहीं ना कहीं किसी हद तक आपको शायद सफल हो पाई हूँ। अब हम पूरे लेसन के, क्योंकि हम अपने लेसन के प्रत्येक भाग को अच्छे से कर चुके हैं, अब इस पूरे लेसन के अंदर आने वाले विभिन्न किरदारों की बात करेंगे। सबसे पहले है फ्रेडरिक सार्ली, जानते हैं ना वही जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी और जो फ्रांसीसी कलाकार थे। जनतंत्र की कल्पना से भरा हुआ इन्होंने चित्र बनाया था। फिर है अर्नेस्ट रेनन, ये फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जिन्होंने सेबन यूनिवर्सिटी में अपना बहुत जबरदस्त भाषण भी दिया था। उसके बाद तीसरा नाम है एंड्रियास रेबमान का, इन्होंने जर्मन पंचांग बनाया था और ये बहुत ही फेमस था। जर्मन पंचांग या जिसे हम तिथि पत्र भी कह सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जो हैं ये फ्रांस के शासक रहे और 1804 में इन्होंने नेपोलियन संहिता लागू की, 1815 में इनका पतन हो गया था। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन है ये जर्मन चित्रकार हैं और इन्होंने फ्रेंच सेनाओं के द्वारा ज्वेब्रेकन शहर पर कब्जा करने वाला एक चुटकीले रंगों का चित्र बनाया था, जिसमें जर्मन की जो फ्रेंच सेनाएं थी उन्होंने नीली, सफेद और लाल पोशाकें भी पहनी हुई थी। फिर मैटरनिक, हमने मैटरनिक के बारे में 2 बार पढ़ा है। एक तो तब जब वियना की संधि होती है 1815 में, तब हमने देखा था कि वियना की संधि की मेजबानी
मैटरनिक ने की थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक। और 2 दिन इनकी स्टेटमेंट आती हैं। एक तो इन्होंने मेत्सनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था, और एक इन्होंने कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर ज्यूसेप्पे मेत्सनी ये इटली के एकीकरण में सबसे बड़े क्रांतिकारी बनकर उभरते हैं। यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना भी इन्होंने ही की। फिर लॉर्ड बायरन, ये अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन है, जिन्होंने 1821 में शुरू हुए यूनान के संघर्ष में भाग लिया, पैसे भी इकट्ठे किए, और 1824 में इनकी बुखार की वजह से मृत्यु हो गई थी। यूजीन दे ला क्रुआ, ये कौन है? यूजीन दे ला क्रुआ ये रोमानीवाद यानी कि रोमानी चिंतक हैं, और इन्होंने यूनानियों को मारे जाने का, फ्रांसीसियों के द्वारा मारे जाने का जो चित्र था, मार्मिक चित्र था, वो इन्होंने ही बनाया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया अभी तक कितने चटकीले रंगों वाला था। 1824 में बहुत बड़ा चित्र बनाया था। फिर है यूहान गोटफ्रीड, ये जर्मन दार्शनिक भी हैं और रोमानिक चिंतक भी हैं। इनका कहना था कि जर्मनी, सच्ची जर्मनी जो संस्कृति है वो आम लोगों में ही निहित है। फिर हमने ग्रीम बंधु देखे थे, जिन्होंने ग्रीम फेरी टेल्स भी लिखी थी। इन्होंने कहा था कि लोक कथाओं और स्थानीय भाषा के द्वारा ही किसी भी देश की संस्कृति को जीवित रखा जा सकता है। कैरोल कुर्पिस्की, इनका क्या रोल था? इन्होंने ओपेरा और संगीत के माध्यम से लोक नृत्यों और लोक गीतों को जीवित रखा था। उसके बाद है लुई फिलिप, जब 1830 में संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में शुरू होता है तो उसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया जाता है, जो कि 1848 की स्थितियों की खराबी को देखते हुए अपनी गद्दी छोड़कर भाग जाते हैं। फिर है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, जब 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित सदस्य इकट्ठे होकर फ्रैंकफर्ट संसद में जाते हैं, और जब वहां पर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, जो कि प्रशा के शासक थे, इन्हें एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत काम करना होता है, तो ये मना कर देते हैं। ये वही फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ हैं। और फिर ये उन राजाओं के साथ हो लेते हैं जो कि फ्रैंकफर्ट संसद के विरुद्ध थे। विलियम प्रथम, ये कौन है? एकीकृत जर्मनी के शासक जिन्हें बनाया जाता है वो है विलियम प्रथम। ओटो वन बिस्मार्क जनक हैं, और जिन्हें शासक बनाया जाता है वो कौन है? विलियम प्रथम। इन्हें जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, एकीकृत जर्मनी का 1871 में। फिर है ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क कौन थे? इनके प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ही सारी स्थितियों को समझते हुए और सभी को अपने विश्वास में लाते हुए अलग अलग तरह से, जैसे कि उसने बताया था कि ऑस्ट्रिया से पहले दोस्ती करके डेनमार्क को हराते हैं, फिर ऑस्ट्रिया को हराते हैं, और इस प्रकार से करते कराते ये जर्मनी को एक कर देते हैं। काउंट कैमिलो द काबुर, ये काबुर कौन है? ये सार्डिनिया पिडमांट के मंत्री प्रमुख हैं, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के। उसके बाद गैरिबाल्डी, ये स्वयं सेवक हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा रोल रहता है इनका। फिर विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये एकीकृत इटली के शासक बनते हैं। मारियान, फ्रांस के राष्ट्रीय रूपक, जिन्होंने वहां के लोगों में एकता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, और ये जर्मनी देश की राष्ट्रीय रूपक का नाम जर्मेनियन, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, ये छोटी सी काल रेखा है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठकर आते हैं। कि जैसे 1797 क्यों फेमस है? क्योंकि नेपोलियन का इटली पर हमला करना और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत, और इटली और फ्रांस पर उनका प्रभाव शुरू हो जाता है। फिर 1814-15 में नेपोलियन का पतन होता है, वियना संधि होती है, शांति संधि होती है, और फ्रांस की स्थितियां फिर खराब हो जाती हैं। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू होता है। 1832 में यूनान जो है स्वतंत्र हो जाता है। 1848 फ्रांस की क्रांति आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों के द्वारा
क्रांति करना। इटालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र भी अब बड़े राष्ट्र, एकीकृत राष्ट्र बनने की मांग करते हैं। फिर 1859 से लेकर 1870 तक इटली का एकीकरण चलता है और 1866 से लेकर 1871 तक जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि बाकी सब राज्य तो जर्मनी में आसानी से शामिल हो जाते हैं, केवल वेनेशिया और रोम रह जाते हैं। वेनेशिया फिर 1866 और 1870 को रोम का स्वतंत्र होना ही जर्मनी के एकीकरण को पूरा कर पाता है। 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। हम बाल्कन प्रदेशों की समस्या भी पढ़ चुके हैं। और ये कुछ चिन्ह जो तुम आप लोग साइड में देख रहे हैं, ये जर्मन के राष्ट्रीय चिन्ह है। टूटी हुई बेड़ियां, मुकुट, विधिपट, बलूत के पत्तों का मुकुट, ये तलवार पर बलूत की टहनी, ये उनका झंडा, ये सब प्यारे बच्चों जर्मन के राष्ट्रीय प्रतीक है जो लोगों को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन, पूरा लेसन जिसे हमने 5 भागों में किया, आज ये पूरा हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने प्रयास, छोटा सा प्रयास किया है इसको अच्छे ढंग से कराने का, वो आपको पसंद आया होगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।